तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मार्शल इनवर्स की एक और नई वीडियो के अंदर। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शैडो मेंशन की उसी वॉरियर को दिखाया जाता है जो अपनी मिशन के अंदर अनसक्सेसफुल होने की बाद अपनी मास्टर के पास पहुंच गया होता है। वो अपनी मास्टर से कहता है, मास्टर मैं अपनी मिशन में अनसक्सेसफुल रहा। असल में उसकी जो मास्टर होती है वो एक लड़की होती है। वो कहती है तो फिर ठीक है, हमें अब यहाँ से वापस चलना चाहिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग हाउ को दिखाया जाता है जो कि अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। वो आन जिंग हुओ से कहता है, मुझे ये जरा से भी उम्मीद नहीं था कि डोंग फेंग हान जो है वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा। मैं अब भी चाहकर भी उसे हरा नहीं सकता। आन जिंग हुओ कहती है, डोंग फेंग हान जो है वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। शुक्र मनाओ तुमने जिस तरीके से उसके साथ बिहेव किया था, उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। वो तो काफी इजीली तुम्हें किल कर सकता था। ये सुनने की बात फेंग हाउ गुस्सा होते हुए कहता है, आखिरकार तू मेरे साइड हो या डोंग फेंग हान की साइड। और वो गुस्सा होते हुए अपनी कल्टीवेशन को करने लगती है, जहाँ पे कि वो इस बार कल्टीवेशन करते हुए फाइनली वॉरियर रियलम के अंदर ब्रेक तो कर चुका होता है। इसमें वो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। इसी के साथ वो कहता है, इस पावर के साथ में शायद से डोंग फेंग हान को सप्रेस कर पाऊं। अनजिंग हुओ कहती है, अभी उसके और तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा गैप है। उसकी कल्टीवेशन पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी जो फिजिक है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। ये जानते हुए भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा सकते हो? और वो उसे लेकर तुरंत ही उसकी स्पिरिचुअल सी के अंदर पहुंच जाता है और वो डोंग फेंग हान की तुरंत ही एक क्लोन को क्रिएट करती है जो कि उतने जितना ही पावरफुल होता है। और फेंग हाउ से कहती है कि तुम तुरंत ही इससे स्टार्ट करो, इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि डोंग फेंग हान कितना ज्यादा पावरफुल है। ये सुनने की बात फेंग हाउ भी ज्यादा देरी ना करते हैं अपनी डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए डोंग फेंग हान की जो क्लोन होता है उसके ऊपर तुरंत ही अटैक कर दिया होता है। फेंग हाउ की हर एक अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, पर डोंग फेंग हान की जो क्लोन होता है वो फेंग हाउ की हर एक अटैक को काफी इजीली डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। ये देखने की बाद फेंग हाउ भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। एक टाइम ऐसा भी आता है जो डोंग फेंग हान की क्लोन था वो काफी इजीली फेंग हाउ को हरा दिया होता है और फेंग हाउ तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल सी के अंदर से बाहर आ गया होता है। इससे तो फेंग हाउ को भी अंदाजा लग चुका था कि डोंग फेंग हान को हराना उसके लिए अभी भी मुमकिन नहीं है। आन जिंग हुओ कहती है, तुम तो अभी अभी वॉरियर रियलम के अंदर पहुंचे हो, जबकि डोंग फेंग हान पहले से ही वॉरियर रियलम के अंदर पूरी तरीके से पावरफुल हो चुका है। अगर इस तरीके से चलता रहा उसे मैच करते हुए वो तो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। फेंग हाउ भी कहता है, मुझे जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाना होगा, पर मैं अब इतनी जल्दी अपनी कल्टीवेशन को किस तरीके से आगे बढ़ा सकता हूँ। और वो आन जिंग हुओ से हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। फाइनली आन जिंग हुओ भी इसके लिए मान गई होती है और वो कहती है, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने के लिए यीजिंग को एब्जॉर्ब करना होगा, जो कि 1000 सालों की कर्मा की बात एपियर होता है, यानी कि क्रिएट होता है। अब यही टाइम है जब यीजिंग एपियर होंगे। इसे एब्जॉर्ब करने की बाद तुम्हारी कल्टीवेशन आगे बढ़ेंगे और तुम्हारी जो एनर्जी हो पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। पर फेंग हाउ को इसके बारे में जरा से भी पता नहीं होता कि यीजिंग कहाँ पे एपियर होंगे और वो इसके बारे में बताने के लिए तुरंत अपनी ग्रैंडफादर के पास पहुंच गया होता है। उसकी ग्रैंडफादर इसके बारे में कहता है, ये जो यीजिंग है ये काफी रेयर चीज है, इसके पीछे पहले से ही काफी पावरफुल कल्टीवेटर पहुंच चुके होंगे। तुम्हें अपनी पावर्स के बारे में अंदाजा होना चाहिए कि तुम कितना ज्यादा पावरफुल हो। वहाँ पे पहुँचने की बाद तुम काफी ज्यादा केयरफुल रहना। सबसे पहले तो तुम्हें आइस टेरिटरी को क्रॉस करना होगा, तभी तुम यहाँ पे शायद से पहुँच पाओ। इसके बाद फेंग हाउ अपने ग्रैंडफादर को बाय बाय कहते हुए वहाँ से यीजिंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पे वो आइस टेरिटरी को पार करने की बाद फाइनली कई दिनों बाद एक दूसरे प्लेस पर पहुंच चुका होता है। जहाँ पे पहुंचने की बाद उसके सामने पड़ता है एक पर्सन एक कल्टीवेटर को धमका रहा होता है। वो कल्टीवेटर चट्टान से नीचे गिरने ही वाला था, पर फेंग हाउ सही टाइम पर उसे सेव करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके अंदर वो जो कल्टीवेटर होता है वो नीचे गिर गया था। पर वहाँ पे जो उस कल्टीवेटर की एनिमी होता है वो फेंग हाउ को भी धमकाने लगता है, पर तभी वही पे वो कल्टीवेटर एपियर होता है और एक ही अटैक के अंदर उस पर्सन को हरा दिया होता है। असल में इस कल्टीवेटर की जो कल्टीवेशन है वो डोंग फेंग हान से जरा सी भी कम नहीं था, पर तभी अचानक से ही उस पर्सन को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगता है। ये देखने की बात आन जिंग हुओ फेंग हाउ से कहता है, अरे नहीं, इसे तो हीट पॉइजन दे
दिया गया, जो कि एक डेडली पॉइजन है और ये पॉइजन धीरे धीरे काम करता है। इस पॉइजन से बचना किसी भी कल्टीवेटर को जरा सी भी आसान नहीं है। इसमें कल्टीवेटर की मौत होना तो निश्चित है और वो जो पर्सन होता है वो किसी आइस हर्ब का इस्तेमाल करते हुए इस पॉइजन को सप्रेस करने की कोशिश करता है। फेंग हाउ उस पर्सन से पूछता है, मैं एक हीलर हूँ, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? ये सुनते ही वो पर्सन कहता है, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है, इसे कोई भी नॉर्मल हीलर हील नहीं कर सकता। ये सुनने की बात फेंग हाउ कहता है, तो फिर ठीक है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और जो कल्टीवेटर होता है वो फिर से अपने आप को हील करने की कोशिश करता है, पर इसमें वो तुरंत ही बेहोश हो गया होता है और उसकी हालत पहले से काफी ज्यादा खराब हो रहा था। ये देखने की बाद फेंग हाउ तुरंत ही उसे हील करने की कोशिश करता है। जिंग हो कहते हैं, तुम इसके अंदर रेड लोटस सीड का इस्तेमाल करो, क्योंकि वो एक यंग एट्रीब्यूट वाले ट्रेजर है, इससे इसे सप्रेस किया जा सकता है। फेंग हाउ इसका इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही हीट पॉइजन को सप्रेस कर दिया होता है। इससे तो वो पर्सन काफी ज्यादा खुश होते हुए इसके लिए फेंग हाउ को थैंक्स करते हुए कहता है, आप शायद से यहाँ पे ईजिंग को ढूंढने के लिए आएंगे, पर मैं बता दूं, मैं आपको इसे ढूंढने में हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे पावरफुल एक्सपर्ट आएंगे जिनसे निपटना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मैं एक ही बात पर आपके साथ एग्री हो सकता हूँ, क्या आप मेरी पॉइजन को सप्रेस करने में मेरी हेल्प कर सकते हैं? तो ये सुनने की बात फेंग हाउ कहता है, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर प्रेजेंट में मेरी कल्टीवेशन जो है वो काफी नीचे है। मेरी कल्टीवेशन आगे बढ़ने की बात पूरी तरीके से मैं आपकी बॉडी से यह पॉइजन क्लियर कर सकता हूँ। इससे तो पर्सन भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो फेंग हाउ की हेल्प करने के लिए रेडी हो गया होता है। फेंग हाउ पूछता है, इतनी डेडली पॉइजन से तुम कैसे अफेक्ट हुए? पर वो पर्सन कहता है, इसके बारे में ना जानो तो ही बेहतर है, फिलहाल के लिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुनने की बात फेंग हाउ तुरंत ही वो जो रेड लोटस किंग की सीड होता है उसे दे दिया होता है। ये देखने की बात वो पर्सन कहता है, इतनी रेयर ट्रेजर को शायद ही मैं रख सकता हूँ, पर फेंग हाउ की कहने की बात वो इसके लिए मान गया होता है। अब वो पर्सन फेंग हाउ को लेकर तुरंत ही ईजिंग की लोकेशन पर निकल पड़ता है, जहाँ पे कुछ दिनों तक ऐसे ट्रेवल करने की बात फाइनली ईजिंग के पास पहुंच गया होता है, जहाँ पे कि पहले से ही कई सारे कल्टीवेटर्स इसे हासिल करने के लिए पहुंच गए होते हैं। वो पर्सन फेंग हाउ से कहता है, हमारे सामने जो माउंटेन है यहीं पे ईजिंग अपीयर होता है, लगता है इस बार इसे हासिल करने के लिए कई सारे मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर यहाँ पे आए हैं। पर तभी अचानक से वहीं पे उस माउंटेन से काफी ज्यादा लाइट निकलने लगता है, यानी कि यहाँ पे ईजिंग की अपीयर होने की टाइम आ चुका होता है। ईजिंग की अपीयर होने के साथ साथ वहीं पे काफी ज्यादा कोल्ड एनर्जी फैल गया होता है। ये एनर्जी इतना ज्यादा पावरफुल होता है, वहाँ पे मौजूद जितने भी नॉर्मल कल्टीवेटर्स होता है वो तो तुरंत ही फ्रीज हो गए होते हैं। पर फेंग हाउ वो पर्सन सही टाइम पर सेफली एक चट्टान के पीछे छुप गया होता है, जिस वजह से वो इस एनर्जी से बच गया होता है। जैसे ये एनर्जी पूरी तरीके से साफ होता है, वही पे कई सारे कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि अनफ्रीज होने लगा था। असल में ये काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन होता है और वे सभी तुरंत ईजिंग को हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।